और ये आपके पास आ रहा हूँ मैं। आप बेंगलुरु में रहते हैं, वो स्टार्टअप कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल, बड़ा संपन्न समृद्ध राज्य है, वहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जिस सीएमआई का हवाला देकर के विपक्ष हमला करता है, उसी सीएमआई का डेटा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। 2.3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेटेस्ट डेटा बता रहा है। और अगर 2.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो महंगाई फिर कैसे इम्पैक्ट कर रही है लोगों को? तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये विरोधाभास क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। एक और सवाल जोड़ देता हूँ यहाँ पे। एक विद्वान है संदीप शास्त्री जी, CSDS के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उसको क्वेश्चन के तौर पे लाना चाहता हूँ उसको समझने के लिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की पॉलिटिक्स डिफेक्टर्स तय करते हैं। कम से कम 42 विधायक ऐसे हैं वहाँ पे जो 2 से ज़्यादा पार्टियों से चुनाव जीत चुके हैं, बदल बदल के जीतते रहते हैं। तो परिणाम के बाद या परिणाम से पहले टिकट मिलने समय क्या होगा पता नहीं कहना। तो ये अच्छा, ये खेल कई बार हो चुका है वहाँ पे कर्नाटक में। तो मुझे ये समझाइए इसमें। और एक डेटा देता हूँ आपको। 151 सीटें जिसके अंदर बीजेपी जीतती है, 71 सीटों में तो कभी जीती ही नहीं है वो। वैसे ही सभी दलों के लिए अलग अलग है। तो आप मेरे को समझाइए, ये जो गणित थोड़ा और डीप में हम लोग गए ना, इसको समझाइए आप मेरे को। पहले तो वो बेरोजगारी वाला बताइए, बेरोजगारी कैसे वहाँ पे? नंबर तो बता रहे कि बहुत है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, ओके नीरज, यहाँ पर जो आपने डेटा दिया CSDS का 2.3% नहीं, ये CMI का CMI का, हाँ। ओके। सो बेसिकली उसमें एक चीज ये है कि अगर देर आर अबाउट 3.5 लाख IT एम्प्लॉयज इन बैंगलोर, उनमें से 60% आज की डेट में जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओके। तो जब कॉन्ट्रैक्चुअल वो है, वो बेसिकली ऑन रिकॉर्ड्स नहीं आते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, दे आर आइदर ऑन द बेंच या फिर नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए इंतजार करते हैं। तो जो 2.3% आपको डेटा वैसे दिख रहा है, इट इज एक्चुअली 7 to 8%। और रही बात जॉब कट्स की, आपको पता होगा अमेजोन ने अभी 10,000 जॉब्स कट किए और 9,000 जॉब्स शायद अगले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट होने वाला है कि जॉब कट्स होंगे। तो इस तरह के जो इश्यूज अभी आ रहे हैं कि देयर इज नो सर्टेनिटी एज फार एज इवन डेटा इज कंसर्न। और आप क्योंकि यू नो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े IT कंपनी से, इन्फोसिस हो गई या विप्रो हो गई, जो सब कॉन्ट्रैक्ट आगे देती हैं, उनको भी अपने क्लाइंट से कुछ ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक यूरोप और USA से नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के वो कोई आश्वासन दे सके। तो ये एक इंस्टेबिलिटी जो अभी है वो बैंगलोर सिटी में खास करके साफ तौर से दिख रही है कि क्या एम्प्लॉयमेंट हो पाएगा। तो ये तो रहा इस तरह का जो इशू जहां पे लोगों की चिंता बहुत ज्यादा है। रही बात जो आपने बोला कि 150 सीटें ऐसी है जहां पे बीजेपी जीती है और 71 सीट्स उन्होंने नहीं जीती है, तो उसके लिए जो एक सोशल इंजीनियरिंग वर्कआउट की जा रही है, शायद वो एक इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है बीजेपी के लिए कि जो अगर कर्नाटक में क्लिक हो गया तो वो शायद अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा। जो OBC आउटरीच है, जो दलित आउटरीच जिस तरह से बढ़ाई गई है, क्योंकि भले ही बीजेपी लिंगायत डिपेंडेंट पार्टी है, क्योंकि 68 से 70 सीट्स उनको उम्मीद है कि वह लिंगायत लीडरशिप से ही लेकर आएगी। लेकिन एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, जिस तरह से हमने देखा कि अमित शाह ने अभी दक्षिण कर्नाटक खास करके वोकलिगा बेल्ट में जिस तरह से वहां पर रुक के रिवाइव करने की कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉर्मूला वहां पर जो अप्लाई किया कि वोकलिगास की जो इनकम है, बेसिकली जो कैटल से होती है, जो डेयरी कोऑपरेटिव से होती है, उसको जिस तरह से सपोर्ट करने की कोशिश किया है एज अ कोऑपरेटिव मिनिस्टर, दैट इज अ डीप अप्रोच, जो कि वोकलिगा जो कि कभी बीजेपी वोटर्स नहीं रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का। और वहीं जिस तरह से रिजर्वेशंस में भी उन्होंने एक्सपेंशन किया है OBC का आउटरीच में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री खुद एक बंजारा कन्वेंशन में यादगिर के पास गए थे 3 हफ्ते पहले। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जो 71 सीट्स में बीजेपी कभी नहीं जीती है, उसमें से अगर वह 15 या 20 भी जीत सकती होगी तो उनके लिए शायद वो 2023 के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होगा, 2024 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वे और सीटें दक्षिण से निकाल पाएंगी। और बाकी आपने कहा कि इंडिविजुअल्स जो कि कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो ब्रांडिंग या ब्रांड नेम है वह बहुत बड़ा है। और इस तरह में झारकीहोली फैमिली है, जिसमें एक भाई कांग्रेस में है, एक भाई बीजेपी में है, एक JDS में होता है। तो कब बदल जाते हैं, ये शायद जो शरद पवार वाला फॉर्मूला रहा है ग्रोवर सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये
40 के करीब हैं जो मल्टी पार्टी से चुनाव जीतते रहे। इसके अलावा बीजेपी, जेडीएस या कांग्रेस के अधिकांश विधायक इधर उधर टहल के आ चुके हैं। ये मतलब एक विशेष चीज है। हुआ था हाँ। जो ऑपरेशन कमल बोला जाता है, जिसमें विधायक खरीदना, बेचना और पूरी हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका जन्म कर्नाटक में यहीं से ऑपरेशन लोटस का नाम पड़ा था 2006 में। तो ये चीज यहाँ पर बहुत कॉमन है। मतलब तो मैं इसको डिस्काउंटिंग चाहता था कि क्या ये कोई प्ले है या नहीं है, ये एकदम नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। में आज अगर 10 विधायक कम से कम ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर जाना पड़े तो हम रिजाइन करके बीजेपी, क्योंकि उनको इतना यकीन है कि वे अपने एक आइडेंटिटी पे चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे तो ये पर्सनालिटीज कौन है, ये शुगर बिल बैरन्स हैं, जो कि पूरे कोऑपरेटिव बैंक चलाते हैं, और हर जो उनका गन्ना सप्लायर किसान होता है या कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर होता है, वो सब उसका एक पक्का वोट बैंक है, जहाँ 40-50 हजार वोट्स उनके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी उस विधायक के साथ जुड़ी है और कोई भी उसको जिस भी पार्टी से खड़ा होगा जरूर जिता देगी। पाठक सर, 2-3 चीजें आप लोगों की चर्चा से मुझे समझ में आई है, इसका एनालिसिस आपसे मुझे चाहिए। एक तो आप लोगों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी है मौजूदा सरकार के खिलाफ। दूसरा है कि जो सिटिंग एमएलएज हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है कि लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं है या वो उनसे नाराज है। तीसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस एक अल्टरनेट लीडरशिप देने में सक्षम है उस राज्य में। 2 बड़े लीडर हैं, आप लोगों ने बताया अभी। तीसरा पॉइंट है कि कास्ट का जो कैलकुलेशन है और रीजन का जो वहाँ पे प्रभाव, ये बड़ा मैटर करे। किसी एक और एनालिसिस को मैं सुन रहा था तो उन्होंने ये बताया कि 2 चीज़ें वहाँ तय करेंगी चुनाव का। एक जो अलग अलग 6-7 हिस्सों में बटा हुआ है पूरा कर्नाटक, वो, और दूसरा कास्ट फैक्टर कौन सेटिंग कर ले जाता है बढ़िया। भ्रष्टाचार, फ्रीबीज, देखिए फ्रीबीज के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग कर चुके, इसलिए उसको चर्चा में नहीं ला रहा क्योंकि मुझे हिसाब से वो रिलेवेंट नहीं लग रहा है आज मुझे। तो क्या ये रीजनल और कास्ट इंक्लूडिंग करप्शन, क्या चीज़ आपको लग रही है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा? क्योंकि अभी देखिए ओपन गेम बता दिया लोगों ने कि अभी तो शुरू होगा खेल बाद में, थोड़ा और 4-6 हफ्ते बाकी हैं अभी। देखिए एंटी इनकम्बेंसी में अक्सर जो मुझे समझ में तक चुनाव जितने मैंने कवर किए कि जो नागरिक है उसको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कई सुविधाएं जो बेसिक मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, अगर ये परसेप्शन घर कर जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग होता है। बाकी जातिगत जो समीकरण है वो इंडिया में ज्यादातर राज्यों में बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। ये फैक्ट है कि इस बार बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि दलितों में कर्नाटका में उनकी पैठ बढ़े, जैसे वोकालिगा जो कम्युनिटी है वो भी पहली बार उनके साथ आए, वो कर रही है। बीजेपी पूरे भारत में भी ऐसा करते आ रही है पिछले 1-2 साल में कि वो एक्सपैंड कर रही है। लेकिन कर्नाटका में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसलिए भी कर रही है कि जो बहुत इजी इक्वेशन थी कि येदियुरप्पा नेता है, लिंगायत वोटर है, उस पे अब उनको 100% कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। बाकी जहां तक करप्शन की बात हो, भाई ने बोला, अजय दुबे जी ने बोला, लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वेज में अक्सर करप्शन बहुत ऊपर आता है, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब किसी को जनता वोट आउट करना चाहती है तो करप्शन अक्सर उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर आता है, और अगर जनता नहीं वोट आउट करना चाहती तो आप 10 बार भी करप्शन बोलेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट सेल नहीं करता। तो मैं थोड़ा करप्शन वाले इशू पे थोड़ा सा पिछले कई साल से मैं बहुत ज्यादा बड़ा स्टैंड नहीं लेता कि बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि ये करप्शन का मुद्दा हमारी पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में बार बार उठा के, जैसे पूरा अन्ना हजारे आंदोलन जो था वो क्या था कि जी इतना भ्रष्टाचार है, सब चोर हैं और लोकपाल होना चाहिए। आज आपने देखा भारत में कोई लोकपाल की बात करता है, दिल्ली में कोई बात करता है। तो अक्सर करप्शन क्या होता है कि जब मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता या देना चाहता हूं तो मुझे अपने को कन्विंस करने के लिए भी एक रैशनल चाहिए कि मैं इनको वोट क्यों नहीं देना चाहता। तो ऐसे में करप्शन इंडिया की ज्यादातर सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर आरोप हैं, तो वो आरोप ज्यादा स्टिक करता है जिस पार्टी को मैं पसंद नहीं करता। जिस पार्टी को मैं पसंद करता हूं उसमें वो आरोप या तो स्टिक नहीं करेगा, या तो मैं ज्यादा एविडेंस मांगूंगा, या मैं बोलूंगा यार भाई ये कौन सी बड़ी बात है, तो सभी करते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं आपका काम नहीं हो पाता, ये जो तमाम चीजें हैं